मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करें। और सेशन से पहले दो शब्द और दिए गए हैं जिसमें धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता कामयाबी उसकी दासी है। मतलब आप जो निश्चय अपने लक्ष्य के लिए आपने निश्चय किया है, अगर निरंतर उस पथ पे आप चलते रहे तो आप एक दिन सफल होके ही आएंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज के सेशन में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। पहला है, हाल ही में विश्व अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस किस दिवस को मनाया गया? यहां विकल्प है 20 अगस्त, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 12 अगस्त, चौथा है 13 अगस्त। तो यह जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह 20 अगस्त को विश्व अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? ऐसी ऊर्जा जो प्रदूषण मुक्त हो और जिसका उपयोग बार बार किया जा सके, उसे नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों विकल्प के आधार पे कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो कुछ उदाहरण हम जान लें जो कि हमारे प्रश्न गलत ना हो। जैसे अगर बात करें हम सौर ऊर्जा की मित्रों, सौर ऊर्जा, बात करें पवन ऊर्जा, बात करें जल ऊर्जा, साथ ही साथ बायोमास ऊर्जा, और अगर हम यही देखें जैव ईंधन ऊर्जा, ये कुछ उदाहरण है किसके? नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा के। आपको इनको याद रखना है। अगर हम बात करें 20 अगस्त में से संबंधित, तो विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। अब दिवसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य भी दिए गए हैं, तो यही हम इनको रिकॉल कर लें जिससे हमारे प्रश्न गलत ना हो। जैसे 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 12 अगस्त के बारे में बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, साथ ही साथ विश्व संस्कृत दिवस और विश्व हाथी दिवस ये कब आयोजित किया जाता है? तो ये 12 अगस्त को आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर 13 अगस्त के बारे में, तो विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगस्त माह में और भी महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, जैसे अगर हम बात कर लें 7 अगस्त की मित्रों, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें 19 अगस्त के बारे में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, साथ ही साथ मानवतावादी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। यहां आपको उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किन देशों की यात्रा पर जाएंगे? देखिए यहां दिया गया, पहला ब्राजील, दूसरा पैराग्वे, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर डी सही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इन 3 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। अब यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखना है। अगर हम बात करें ब्राजील की, बात करें पैराग्वे की, बात करें अर्जेंटीना की, तो ये किस महाद्वीप के देश हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का दक्षिण अमेरिका का यह पहला विदेश यात्रा है। अब यहां से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखने हैं जो कि परीक्षाओं में बने रहते हैं। अगर हम बात करें ब्राजील की मित्रों, तो ब्राजील की राजधानी
ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अगर हम बात करें प्रागवे की तो अंसनसियान है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की तो ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें महाद्वीपों के क्रम में क्षेत्रफल के आधार पे तो दक्षिण अमेरिका जो है ये चौथे स्थान पे है। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे तो इसका स्थान 5वां है। अगर हम बात करें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन जंगलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है तो एकांकागुआ जो है एडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है ये एकांकागुआ है। ब्राजील से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है तो ब्राजील जाना जाता है। और ब्राजील का एक शहर है सेंटोस शहर ये कॉफी का बंदरगाह या कॉफी का बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है तो कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य ये 3 राज्य जो हैं ये कॉफी उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध हैं। अगर हम अर्जेंटीना की बात कर लें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि पंपास नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है तो पंपास नामक घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। साथ ही साथ ब्राजील और यहां से रिलेटेड दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड ये सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में अगर प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो लगातार बने हुए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखिए। यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी का पिक्चर दिखाया गया है और ये 3 दिवसीय जो आपका यात्रा पर ब्राजील, प्रागवे और आपके अर्जेंटीना में ये 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले इंडोनेशिया और कजाकिस्तान की विदेश यात्रा पर ये रहे थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा बीबी माई स्टोरी नामक आत्मकथा किससे संबंधित है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह बुक कहीं ना कहीं परीक्षाओं में छपने वाली बुक है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहां दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा दिया गया बराक ओबामा, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप, चौथा दिया गया बिल क्लिंटन। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों यह विकल्प नंबर ये सही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का क्या नाम है बीबी माई स्टोरी। अब इसमें किस चीज का उल्लेख है तो बेंजामिन नेतन्याहू के समय में बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन के साथ संबंधों का जो उल्लेख है, किस प्रकार का संबंध इन राजनेताओं के साथ रहा इनका, इसी का उल्लेख है और उस पुस्तक का नाम है बीबी माई स्टोरी। अब यहां बेंजामिन नेतन्याहू से अगर एक प्रश्न हम देखें कि ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ अब यहीं पे हमको याद रखना है कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो यहां पर नेप्टाली बेनेट जो हैं ये इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की राजधानी क्या है तो इजराइल की राजधानी जो है ये जेरूसलम जो है ये इजराइल की राजधानी है। इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो नेसेट के नाम से इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। मित्रों एक प्रश्न और भी आपको ध्यान रखना है कि इजराइल में हाल ही में 17वां मिस यूनिवर्स का आयोजन किया गया था और 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है तो हरनाज संधू जी ने 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और यह भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स है। अगर हम बात करें यहीं बराक ओबामा से तो यहां पर ये बराक ओबामा ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और बिल क्लिंटन ये भी यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही साथ मिशेल ओबामा से एक प्रश्न आपको याद रखना है। मिशेल ओबामा यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है वी
कमिंग, वी कमिंग किसकी बुक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वी कमिंग जो है ये मिशेल ओबामा की बुक है। द लाइट कैरी, द लाइट कैरी किसकी बुक है? तो हाल ही में द लाइट कैरी बुक भी किसकी है? मिशेल ओबामा की है। यह जब प्रश्न आपका वी कमिंग जब पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो लगभग सारी परीक्षाओं में पूछा गया था, और हाल ही में प्रकाशित है द लाइट कैरी, ये किसका बुक है? ये भी मिशेल ओबामा का है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके परीक्षाओं के लिए जरूरी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लिए। यहां देखिए ये बेंजामिन नेतन्याहू जी का पिक्चर दिखाया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कहां के? इजराइल के। इसी से एक प्रश्न आप हाल ही में याद रखिए शिंजो आबे जी से कि नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है, और ये इनका संबंध किस देश से था? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में नारा में भाषण के दौरान गोलियों से हत्या कर दी गई। और अब जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदे हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए यहां दिया गया पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूएसए, तीसरा कनाडा, चौथा यूएई। यहां जो सही विकल्प हमारा है ये कनाडा में आयोजन होगा। अब यहां मित्रों देखिए प्रश्न में एक प्रश्न और भी छुपा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जो कि कनाडा में, ये किस क्रम का था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 65वें क्रम का था, और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? कनाडा में किया जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, संसद से लेकर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि संसद किस किस से मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब यहां से एक छोटा सा आप ट्रिक याद रखिएगा, सरला। आपको अनुच्छेद याद करने में असुविधा ना हो, इसी कारण आपको याद रखना है सरला। सा से होता है संसद, या अनुच्छेद किस में वर्णित है? 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। अगर हम बात करें रा का, तो यहां पर राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और ये कभी ना विघटित होने वाली सभा है, और इसका अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि ये भंग होने वाली सभा नहीं है या विघटित होने वाली सभा नहीं है। इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अगर हम बात करें ला से, तो लोकसभा ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ये अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अब यहां से आपको पुनः रिकॉल कर लीजिए, अगर हमको सरला याद है तो हम ये जान जाएंगे कि सरला में सा से जो है ये संसद के बारे में वर्णन है, और यह कहां है? अनुच्छेद 79 में है। अगर रा से बात करें राज्यसभा है तो अनुच्छेद 80 में है। अगर ला की बात करें तो लोकसभा का वर्णन है, और यह 81 में वर्णित है। अब यहां पर संसद से अगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत के जो संसद के अध्यक्ष हैं, जो संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और इसमें अधिकतम सीटें 250 सीटें होती हैं, और लोकसभा जो कि निम्न सदन है इसमें अधिकतम 550 सीटें होती हैं। लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के 17वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम यही बात कर लें कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी जो थे, ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अब यहां पर बात अगर हम करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर देख लें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। अगर यूएसए की बात करें तो इसकी वाशिंगटन डीसी जो है इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें यहीं पर यूएई की, तो अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न आपका देखिए, यहाँ संसदीय
संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक के लिए यहां देखिए ओम बिरला जी का पिक्चर आपको दिखाया गया है। इसी क्रम में आइए अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा? मतलब दही हांडी को किस राज्य के द्वारा आधिकारिक खेल का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पहला दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर 20 सही होगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दही हांडी खेल को आधिकारिक खेल का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अब महाराष्ट्र से बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 मई को ये दो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक उथल पुथल हुई है, इसमें नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है एकनाथ शिंदे जी जो है, एकनाथ शिंदे जी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं। अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल हैं। हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा? तो राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नार्वेकर जो हैं ये सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं और कहां से संबंधित हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगर हम बात कर लें यहीं लोनार झील की, लोनार झील किस प्रकार की झील है मित्रों? तो ये क्रेटर झील है और हाल ही में इसके रंग परिवर्तन के कारण ये चर्चा में रहा है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि लोनार झील का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से है और एक प्रकार की क्रेटर झील है। अगर हम यही महाराष्ट्र से एक प्रश्न और भी देख लें कि महाराष्ट्र का मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है? तो साल सेतु द्वीप पर बसा हुआ है। और भारत में सर्वाधिक आबादी किस द्वीप पर स्थित है? तो वो सालसेत द्वीप पर स्थित है और आबादी के रूप में कौन है? मुंबई शहर है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए दही हांडी प्रोग्राम आपको दिखाया गया है और महाराष्ट्र के द्वारा इसे आधिकारिक खेल का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई। और यह भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के आधार के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो है यह भी मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पिच ब्लैक नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? पहला दिया गया यूएसए, दूसरा दिया गया रूस, तीसरा ओमान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों यह सही होगा विकल्प नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ पिच ब्लैक नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों को देखें, ओमान के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है? अल नगाह युद्धाभ्यास जो है भारत और ओमान करता है। रूस के साथ इंद्र युद्धाभ्यास करता है, जबकि यूएसए के साथ वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जो है ये यूएसए और भारत के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें मालाबार युद्धाभ्यास तो ये किसके बीच में होता है? क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है और भारत है। अगर हम बात करें लामीतीय युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें यही काजिंद की तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। बात करें खंजर की, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अगर बात करें सूर्य किरण की तो भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए युद्धाभ्यास की एक आपको फोटो दिखाई गई है और इसको आपको ध्यान रखना है कि पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन
किसके किसके बीच में? भारत, जापान और फ्रांस देश के बीच में MPX युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए विकल्प दिया गया, पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा लम्हेटा, चौथा मंडला। यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ये सही होगा, इंदौर में आयोजन किया जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि ये देखिए वर्ष दिया है 2023। अब हमको ध्यान देना है कि 22 का आयोजन कहां किया गया था, 2022 का। तो 2022 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन का उपलक्ष्य किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे महात्मा गांधी जी। साथ ही साथ भारत प्रवासी भारतीयों की विकास में जो योगदान है, भारत के विकास में जो योगदान है, उसी को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। पिछला जो हुआ था 2022 में, ये नई दिल्ली में हुआ था, और 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। अब इंदौर से आपको जानकारी याद रखना है, यह मध्य प्रदेश का शहर है और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन है? तो इंदौर है। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से देखें तो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? तो जबलपुर के नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगर हम बात करें लम्हेटा की, तो भारत का पहला जियो पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो मध्य प्रदेश के लम्हेटा में किया गया है। मंडला, अगर हम बात करें मंडला की, तो भारत का पहला कार्यात्मक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का मंडला है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, हर घर जल योजना के आधार पर भारत का पहला प्रमाणित जिला कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है ये पहला प्रमाणित जिला है। जबकि प्रमाणित राज्य के रूप में गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन और दीव है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में यहां देखिए महात्मा गांधी जी का पिक्चर दिखाया गया है और यहां देखिए दिया गया प्रवासी भारतीय दिवस, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भारतीय विकास है उसमें प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है, उसी योगदान को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में किसका केंद्र सरकार के द्वारा सेवा विस्तार किया गया है? अब यह देखिए, पहला दिया गया अजय कुमार भल्ला, दूसरा दिया गया अजय कुमार सूद, तीसरा के वेणुगोपाल, चौथा दिया गया डॉक्टर मनोज सोनी। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, ये अजय कुमार भल्ला जी का सेवा विस्तार किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये किस पद पर कार्यरत थे? तो केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यरत थे। कौन? अजय कुमार भल्ला जी। और इनका एक साल के लिए कार्य जो है ये सेवा विस्तार किया गया है। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों को देखें कि अजय कुमार सूद जी से, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को। अगर हम बात करें के वेणुगोपाल जी के बारे में, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं। इनका अनुच्छेद भी याद रखिए कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी वर्णित हैं। अगर हम बात करें कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 146 में वर्णित है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये भारत के 14वें कैग हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर मनोज सोनी की, तो यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। यहीं पे दो और प्रश्न याद रखिए। नीति आयोग के सीईओ साथ ही साथ उपाध्यक्ष सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर, और अगर उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लिया। यहां देखिए अजय कुमार भल्ला जी का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ विदेश सचिव आपको याद रखना है। विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो विकल्प हमारे दिए गए। पहला अदिति चौहान, दूसरा मनीषा कल्याण, तीसरा दालिमा छिल्लर, और चौथा जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर भी सही होगा। मनीषा कल्याण जो है ये UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये पहली महिला फुटबॉलर हैं, और साथ ही साथ एक प्रश्न और भी याद रखना है कि भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा किन फुटबॉल प्लेयरों को 2021 और 22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया है? तो महिला वर्ग में मनीषा कल्याण है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ही भारतीय फुटबॉल संघ, तो हाल ही में फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल संघ को निरस्त कर दिया गया? तो भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा निरस्त कर दिया गया। साथ ही साथ सुनील छेत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 पाने वाले एकमात्र फुटबॉलर कौन है? तो सुनील छेत्री जी हैं। अगर हम बात करें एकमात्र महिला क्रिकेटर के रूप में, तो वह मिताली राज हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई हैं। साथ ही साथ फीफा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंडर 17 महिला कप का आयोजन 2022 जिसका आयोजन भारत में होना था, तो भारत की फुटबॉल संघ के निरस्त होने के कारण अंडर 17 महिला कप भी निरस्त हो गया। अगर हम बात करें फीफा की, तो इसका मुख्यालय कहां है? तो ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है, और ज्यूरिख किस देश का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। और इनके प्रमुख कौन है? तो इन्फेंटेनियो जो हैं इसके प्रमुख हैं। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले प्रश्न को देख लें। यहां देखिए मनीषा कल्याण को दिया गया है। आपको याद रखना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला में क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। अगर हम बात कर लें बीसीसी प्लेयर ऑफ द स्पोर्ट वुमेन के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू जी को चुना गया है। विंबलडन टेनिस का खिताब जीतने वाली एकमात्र कजाक महिला कौन बनी है? तो एरिना रिवाकिना जो हैं ये पहली विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली कजाक महिला या एशियाई महिला के रूप में बनी है। इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे केरल के किस पहले आदिवासी कवि का निधन हो गया? अब पहला दिया गया है नारायण, दूसरा दिया गया राकेश झुनझुनवाला, तीसरा दिया गया है अनंत यशवंत खेर, और चौथा दिया गया है समरबंधु बनर्जी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा नारायण जो हैं ये केरल के पहले आदिवासी कवि थे जिनका 82 वर्ष में निधन हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनको केरल साहित्य से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी का भी निधन हो गया, तो इनको इंडिया का ड्रेवन बैफेट के नाम से किसे जाना जाता था? तो राकेश झुनझुनवाला जी को जाना जाता था। शेयर मार्केट का राजा के नाम से किसे जाना जाता था? तो राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट का राजा के नाम से जाना जाता था। इनका एक एयरलाइन सेवा हाल ही में प्रारंभ हुआ है। आपको याद रखना है आकाशा एयरलाइंस का संबंध किससे है? तो राकेश झुनझुनवाला जी से है।
अनंत यशवंत खेर, ये मराठी लेखक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और समर बंधु बनर्जी, ये फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण सीरीज जो है यही समाप्त हो रही है। और लास्ट में आपसे यही कहना है कि अगर इस चैनल के माध्यम से जो प्रोवाइड की जा रही चीजें हैं आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।